युवराज, युवराज, रखवालदार डोंग आसानी से डर गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसे रिश्वत देने वाला व्यक्ति शू जिन जोंग है। वो फेंगी प्रांत का लोहार परिवार से है। किसी कारणवश वो सेना में अधिकारी बन गया। अब वो तोपखाने में सैन्य हथियारों का मुखिया है। वो नियमित रूप से रखवालदार डोंग को कुछ धन देता था और उससे मुंह मोड़ लेता था। शू जिन जोंग के हथियार कहाँ ले जाए गए और कैसे बेचे गए, उसे इसकी जानकारी नहीं है। शू जिन जोंग वाकई दिलचस्प नाम है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि वो किसके प्रति वफादार है। ये सब कब से चल रहा है? लगभग 6 महीने से। पिछले 6 महीनों में हमारी आखिरी लड़ाई को छोड़कर कोई और युद्ध नहीं हुआ है। शू जिन जोंग ने हथियारों की तस्करी की है। लगता है उसके खरीदार की कुछ तो बड़ी योजना है। ये आदमी अब कहाँ है? जब से रखवालदार डोंग गिरफ्तार हुआ है तब से इसे किसी ने देखा नहीं है। जान जारी रखो। जी। हम हथियार खाने का रखवालदार डोंग का क्या करें? उसे हथियारों की तस्करी की कोई जानकारी नहीं है। मृत्युदंड माफ किया जा सकता है, लेकिन सजा तो मिलकर रहेगी। उसके अपराध के अनुसार उसे सीमांत प्रदेश में निर्वासित कर दो। कारावास प्रहरी से कहो कि उसे निर्वासन से पहले चंग परिवार से मिलने दिया जाए। अपराधी को पकड़ने और सबूत ढूंढने में आंशिक रूप से कुमारी चंग ने मदद की है। उपकार चुकाने के लिए हम अपराधी को निर्वासन से पहले अपने परिवार से मिलने के लिए घर लौटने की अनुमति दे सकते हैं। युवराज, उपकार लौटाने की बात कब से करने लगे? क्या उन्हें कुमारी चेंग की परवाह नहीं है? सवाल मत पूछो वरना तुम्हें भी सजा देंगे। युवराज, थोड़ी हम दोनों को सजा देंगे। वो मुझ पर निर्भर करता है। कुमारी चेंग के उपकार को चुकाने के लिए मैं डोंग को घर ले जाऊंगा। इतनी सारी खूबसूरत चीजें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये बालों का कांटा कितना सुंदर है। बस इतना ही नहीं है, महोदया तुम्हारी बहुत फिक्र करती हैं। इतने सालों में उन्हें जो भी अच्छा लगता था वो तुम्हारे लिए रख लेती थी। ऐसी और भी चीजें हैं? हाँ बिल्कुल। ये सभी लेख पत्र मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं। लेख पत्र? मुझे लगा था यहाँ कुछ तो अच्छा है। इसे कम मत आंकना बेटा। पुस्तकें दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज होती है। इनमें से मुझे पढ़कर सुनाओ। मुझे देखना है अब तक तुमने कितना सीखा है। फिर मैं तुम्हारे लिए सही लेख चुनूंगी। चलो शुरू करो। तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? मेरे गले में दर्द है। सच सच बताओ। इसलिए ना क्योंकि तुम्हें ज्यादातर अक्षर पढ़ने ही नहीं आते? एक भी नहीं। एक भी नहीं आता? ऐसा भी नहीं है। हाँ, कुछ अक्षर पहचान के हैं। ये वाला कैंग, इसे कैंग कहते हैं ना? और ये क्या है? ये इसे शिक्षा। और ये बच्चे। और भी शब्द है जिन्हें मैं जानती हूँ। इसमें लिखा है कांजी ने वंशजों को शिक्षा देने के लिए पुस्तकें लिखी। हाँ बिल्कुल। बच्चों को विवेकशील और आदरपूर्ण होने की शिक्षा दी है। इसमें कई सारे अक्षर हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 4 ही पढ़ने आते हैं। मुझे लगता था शाओशैंग बहुत ही बुद्धिमान है। हमें उस दुष्ट स्त्री को नहीं देना चाहिए था। हमने उसे हमारी बेटी सौंपी और उसने इसे कुछ नहीं पढ़ाया। छोटी मालकिन बहुत ही दुष्ट है। खुद तो उन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली है, लेकिन शाओशैंग को गवार बना दिया। सही कहा ना? कोई बात नहीं, तुम्हारा बाबा भी पहले तुम्हारी तरह अनपढ़ ही था। पर तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ की शिक्षा न केवल हमारे शहर में बल्कि पूरे प्रांत में बहुत प्रख्यात है। सही है ना? हम अकेले चाची को दोष नहीं दे सकते। मुझे खुद भी तो पढ़ना पसंद नहीं है। शायद मैं बाबा जैसी हूँ। तो आराम से पढ़ो ना। तुम्हारे बाबा बचपन में खेती में व्यस्त रहते थे, उसके बाद युद्ध में जाने लग गए। 30 की उम्र तक उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अब उन्हें किसी भी जगह से सरकारी ज्ञापन और सूचना पढ़ने में कोई समस्या नहीं आती। शिक्षा की राह लंबी होती है। डोंग परिवार आता ही होगा। चलो हमें चलना चाहिए। शाओशैंग, तैयार होकर आ जाना। सारे लेख पत्र यही रख दो।
हमारा परिवार मुसीबत का सामना कर रहा है और तुम हो कि सजने संवरने में बड़ों को इंतजार करवाती हो। क्या यही सब सिखाया है मैंने तुम्हें? बताओ। चाची कहती थी कि डोंग परिवार से मेरा कोई नाता नहीं है और मुझे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। मैं इसी कश्मकश में थी कि यहाँ आऊँ या ना आऊँ। उनका तुमसे नाता कैसे नहीं होगा? तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे तरफ के परिवार से क्यों नहीं मिल सकती? जितना कम बोलोगी बेहतर होगा। यहाँ पर सब जो बैठे हैं तुमसे बड़े हैं। शाओशांग के देर से आने पर हमने तो कुछ नहीं कहा, फिर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? यांग यांग दीदी आई है। प्रणाम दादी माँ, बड़े चाचा, बड़ी चाची, माँ। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मेरे शिक्षक ने बहुत सारे कार्य दिए थे, इसलिए देर हो गई। मैं खुद की प्रशंसा नहीं कर रही, पर यांग यांग भी मेरे साथ नहीं रही। पर वो अपने मामा के पास रहकर हमेशा से पढ़ाकू रही है। पर कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर सिर्फ खेलकूद और मटर गश्ती में व्यस्त रहते हैं। खैर, मैं उसे पीट या डांट नहीं सकती, लेकिन घर के बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं ना। बाबा, माँ, मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं। शुक्र है कि चाची ने जोर नहीं डाला। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक लड़की हूँ, भविष्य में बस अपने पति का नाम याद रखना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी माँ की तरह पारंगत होने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपना मुंह बंद रखोगी? कब से बोले जा रही हो? अगर वो गंवार और बिगड़ी हुई है तो ये मेरे उस छोटे आवारा भाई की तरह ही होगी ना। उसे महाराज ने शारीरिक श्रम करने के लिए उसे सीमा पर भेजने वाले हैं। मेरी बहन अब मुझे नहीं चाहते। चलो मदद करो, मेरी मदद करो। अरे चलो, वो आ गया। बहन, तुम बैठी क्यों हो? बाहर चलकर नाटक देखते हैं। चलो चलो। हाय मेरा भाई, वहाँ सीमा पर जाकर अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, दोबारा ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें मत करना मेरे भाई। और हाँ, आगे से तुम्हारा परिवार यहाँ नहीं आना चाहिए। बड़े बेटे के तरक्की के लिए घर में कुछ नियम होने आवश्यक हैं। अब हम गांव में जैसे रहते थे वैसे नहीं रह सकते, इसलिए समझा रही हूँ। मेरी बड़ी बहन अपने छोटे भाई से प्यार नहीं करती। वो मुझे नहीं। मैं सोचती थी कि दादी को ये आदत भला किससे मिली होगी। तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे तुम्हारी देखा, पारिवारिक वंशाणु। बड़ों की आलोचना नहीं करते, अगर चाची ने सुना तो तुम्हें सजा मिलेगी। जब पिताजी जिंदा थे तब भी उन्होंने ऐसा सुख अनुभव नहीं किया था। मैं अपने पिताजी को कैसे निराश कर सकती हूँ? पर तुम तो मुझसे अच्छी जिंदगी जी रही हो। क्योंकि उसमें मेरा हक है। इस परिवार का अच्छा जीवन मेरे सबसे बड़े बेटे की वजह से है, समझे तुम डोंग परिवार के बेटे हो और मैं चेंग परिवार की बहू हूँ। हालांकि हम भाई बहन हैं, पर अब हमारे पूर्वज एक नहीं है, समझे तुम? कुछ दिमाग में आ रहा है? आज पूरा चेंग परिवार तुम्हें विदा करने आया है। इसे हमारा बड़प्पन समझो और जाओ यहाँ से। पूरा परिवार? वो तुम थी? ये चेंग निवास है। आपको क्या लगा आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं? मैं सोच रहा था कि ये लड़की किस पे गई है। इसने छोटी उम्र में बड़ों को धोखा दिया। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह निर्दयी है। चेंग शाओशेंग, अब समझ में आया दीदी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा हुआ। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी दादी माँ ने क्या किया मेरे साथ? मेरी बड़ी बहन ने खुद मुझसे कहा था, उसकी बहू अपनी बेटी को छोड़कर गई है। भविष्य में वो भी अपनी माँ की तरह बदमिजाज हो जाएगी। बेहतर होगा कि उसे परिवार से निकाल दिया जाए ताकि चैंग परिवार के चावल बच जाएंगे। तुमने ऐसा नहीं कहा था? मैंने ऐसी बेहुदा बातें कब की? मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। लगता है मामा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पता नहीं ये क्या बकवास कर रहे हैं। आप कृपया जल्दी से इन्हें यहाँ से ले जाइए। अरे हाँ, तुम भी थी। हमने कहा था कि 10 साल तक इस लड़की को पालना है, तो क्यों ना इसे नकारा बना दे ताकि भविष्य में इसे सुधार की कोई गुंजाइश न रहे। झूठ है। शाओशांग, अब पता चला इसने तुम्हें साहित्य और शिष्टाचार क्यों नहीं सिखाया। मेरी भांजी ने पिछले साल जो पैसे भेजे थे वो सब तुम्हारी जेब में गए। तुम अभी झूठ क्यों बोल रही हो? जल्दी जल्दी।
आपका चैन परिवार निर्दयी है। आपने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी हमेशा दुखी रहो। निकल जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। तुम्हारे जाने के बाद ही हमें शांति मिलेगी। पिताजी के सामने तुमने क्या करने की कसम खाई थी? क्या आप पिताजी की आत्मा को दुखी करेंगी? उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी। शू जिनसोंग के बारे में कोई खबर मिली? युवराज, हमारे रक्षक कई दिनों से उसके घर पर नजर रखे हुए हैं। वो अब तक घर नहीं लौटा है और कोई जानकारी भी नहीं। उसके परिवार में कौन कौन है? उसका कोई परिवार नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें सबकी नजरों से बचकर रहना हो तो तुम कौन सी जगह चुनोगे? ऐसी जगह जहाँ मुझे सब जानते हो पर किसी को अंदाजा ही ना हो। बिल्कुल सही कहा। लोग मुसीबत में ऐसी जगह चुनते हैं जो उनके लिए पहले से ही जानी पहचानी हो। इसलिए रखवालदार डोंग अपने गांव में जाकर छुप गया, जहां पर वो और उसकी बड़ी बहन रहा करते थे, जहां उनका अपना और कोई नहीं था। शू जिनसोंग की पत्नी और बच्चे नहीं है। उसका पुराना घर फेंगी प्रांत में है। इसका मतलब राजधानी में अपने घर के अलावा जिस जगह को वो अच्छे से जानता है वो है लोहार की दुकान। मैं तुरंत शहर के सभी लोहार की दुकानों की तलाशी लूंगा। अनुमति है। एक भयानक तूफान आया था, आखिरकार शांत हो गया। उसकी वजह से मैं चैन से सांस भी नहीं ले पा रही थी। तुम भी बहुत बड़ी बेवकूफ हो। मेरे बेटे ने जो इतनी मेहनत से धन कमाया, तुमने वो गे परिवार के व्यवसाय में कैसे लगाया? सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तो अच्छा है कि मेरे 2 लाडले बेटे भरोसेमंद हैं। अगर मैं तुम पर निर्भर रही तो मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। सुनिए माँ, छोटे भाई का संदेश आया है कि वो कुछ ही दिनों में राजधानी लौटने वाला है। नए साल पर वो हम सबके साथ रहेगा। 10 साल पहले जब से मैंने युद्ध में जाना शुरू किया है, ऐसा बहुत कम हुआ है कि हम तीनों भाइयों ने एक साथ आपके साथ समय बिताया हो। इस बार नया साल बहुत अच्छा होगा। अయ్यो, इतने सालों तक तुम दोनों भाई पूरब और पश्चिम में रहे। मुझे इतनी खुशी इसके पहले कभी महसूस नहीं हुई। माँ जी, छोटे देवर जी और देवरानी चिंग प्रांत में सोंगर और शौगोंग से मिलने गए हैं। साथ में ही लौटेंगे। योंग और उनकी पत्नी के अलावा जो भी सीमा सुरक्षा पर तैनात हैं, वो वापस नहीं लौट पाएंगे। हमारा पूरा परिवार साथ में रहेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। सुना तुमने? घर की अच्छे से सफाई करो। बहुत समय बाद पूरा चेंग परिवार एक साथ होगा, साथ में खुशियाँ मनाएगा। एक साथ इतने सारे कमरों की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? अरे हाँ, शाओशांग के लिए अध्ययन कक्ष तैयार करने के लिए कहा था ना, मुझे नहीं लगता वो इसका इस्तेमाल करेगी। तो क्यों ना हम उन कमरों को मेरे भतीजों के लिए रख दें? क्यों शाओशांग, तुम्हारे बड़े भाइयों के वहाँ रहने से तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? लेकिन माँ ने कहा था कि मुझे हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? अगर दिल से पढ़ाई करो तो कहीं भी पढ़ाई हो सकती है। ये आपातकालीन व्यवस्था के लिए कह रही हूँ। देवरानी बिल्कुल सही कह रही है। अगर सच में पढ़ाई की चाह हो तो आप अस्तबल या भूसे के ढेर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। शाओशांग, मैंने तुमसे हर दिन पढ़ने के लिए कहा था ना, तो जाकर पढ़ाई करो। चिंगकोंग, तुम शाओशांग पर नजर रखोगी। जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं करती उसे सोने मत देना। जेठानी जी को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं किसी से कहकर कल ही अध्ययन कक्ष खाली करवाती हूँ। मेरे दोनों पोते मेरी आंखों के तारे हैं। दोनों उस छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे? तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है और मंझले बेटे के घर में कोई ज्यादा लोग भी नहीं है, तो क्यों ना तुम मुख्य कमरा खाली करके इन दोनों को वो दे दो। कभी नहीं। माँ समझ क्यों नहीं रही हैं? मुख्य कमरा देखने में सिर्फ बड़ा है, लेकिन काफी पुराना, टूटा फूटा और नमी युक्त है। वो रहने लायक नहीं है। तो तुम उस जगह की मरम्मत करवा लो। अभी नए साल के लिए थोड़ा समय बाकी है। मेरे दुलारे पोतों का मैं अच्छे से स्वागत करूंगी। ये मेरी ही गलती है जो आप जैसे बेकार आदमी से मैंने शादी की। पूरा दिन बस इन पुस्तकों और लेख पत्रों में नजर गड़ाए बैठे रहते हो और अपनी पत्नी को जंग लड़ने के लिए मैदान में अकेला छोड़ देते हो। आपके चैंग परिवार में आपके बड़े भाई सरदार है जो युद्ध लड़ने जाते हैं और आपके छोटे भाई वो नगरीय अधिकारी हैं। सिर्फ आप ही एक निकम्मे हैं। क्या अब हमें ये मुख्य कमरा भी छोड़ना पड़ेगा? ये सब पुस्तकें बेकार है। अगर ये हमें मुख्य कमरा अपने पास रखने में मदद नहीं कर सकते तो बेहतर होगा मैं इन्हें जलाकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूं। मेरी पुस्तकें। पिताजी, पिताजी, मेरी पुस्तक। चिंता मत कीजिए, मैं निकालती हूँ, मैं निकालती हूँ। जान से संभल कर, संभल कर, संभल कर। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये उचित है कि सबसे बड़ा बेटा और उसके बच्चे कमरे में है। बड़ा भाई इतने सालों से व्यस्त था युद्ध में, तो उनका कमरा ले लिया। ये वापस लौटाना सही होगा, यही मैं मानता हूँ। ये बेवकूफी है। दो घंटे बीत चुके हैं। तुमने अब तक जुजुन पे इनकी 10 पंक्तियां याद नहीं की? माँ, मुझे भूख लगी है। मुझ में पढ़ने की ताकत ही नहीं बची है। मेरा ऐसा मानना है कि खाली पेट दिमाग तेज कर देता है।
अरे नहीं, भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती। ये लो शौशन, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, खाओ। इसके बदले तुम्हें और कविताएं याद करनी होंगी। योन, ये शौशन ने अतीत में बहुत कुछ सहा है। तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो रही? अगर सरदार को लगता है कि मैं बहुत सख्त हो रही हूँ तो मुझे बुरा बनने का कोई शौक नहीं है। आज से आप अपनी बेटी को खुद ही पढ़ाइए। तुम्हारी माँ सही कहती है। वो कहावत है ना, एक नरम माँ बच्चे को बिगाड़ देती है, पर एक सख्त शिक्षक एक प्रतिभाशाली छात्र दे सकता है। अपनी माँ से अच्छी बातें सीखो, तुम भविष्य में जरूर कुछ बड़ा करोगे। अब मैं तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं डालूंगा। ये मिठाई ले जाओ। अगर जेठ जी ने आपको माँ की देखभाल करने के लिए घर पर रखा है तो उसका इनाम भी तो मिलना चाहिए। अगर आप अपाहिज ना होते तो हमें लड़की पैदा नहीं होती। 20 साल हो गए पर मुझे एक बेटा नहीं है, इसलिए मैं आपके माँ के सामने खड़ी भी नहीं रह सकती। मैंने अपने छोटे भांजे को गोद लेना चाहा, वहाँ भी आपकी भतीजी ने पानी फेर दिया। और अब देखो, सिर्फ मुझे बेटा नहीं है इसलिए मैं मुख्य कमरे में भी नहीं रह सकती। अब आप ही बताइए, क्या वो लोग मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? वैसे बाहर वाला कमरा भी अच्छा है, अगर पिताजी वहाँ रहेंगे तो शांति से पढ़ पाएंगे। चुप हो जा बेवकूफ लड़की। तुम्हें क्या लगा मैं जानती नहीं हूँ? जब मैंने शाओशांग को भूखा रखा है तुम उसे छुप छुप कर खाना देती थी। तुम्हारे कारण वो कभी मेरे काबू में नहीं आई। तुमने हमेशा उसकी मदद करके मेरी योजनाओं पर पानी फेर दिया, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। वाह वाह, क्या जोड़ी है बाप बेटे की। हाँ, एक बिल्ली तो दूसरी गिलहरी। पता नहीं तुम बाप बेटे के बीच में कैसे फंस गई। मैं सोचती हूँ काश मैं भी शाओशांग जैसी काले दिल वाली बच्ची को जन्म देती। जब मैं चाची की बात नहीं सुनती थी तब वो मुझे भूखा रखती थी। जब मुझे भूख से चक्कर आने लगते थे तो मजबूरन मैं उनकी बात मान लेती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ से मिलने के बाद भी मेरे साथ वही सब वापस होगा। तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी तो मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं जानना चाहती हूँ कि इमारतें इतनी ऊंची क्यों हैं? गाड़ी इतनी दूर तक कैसे चलती है? खेतों में फसल कैसे उगती है? मैं बाहर की असली दुनिया देखना चाहती हूँ। दुनिया देखने के बाद भी मैं वापस लौटकर इन सिद्धांतों का अध्ययन कर सकती हूँ। इसका मतलब तुम आलसी और खेलना चाहती हो, इसलिए बहाने ढूंढती हो। तुम इन सिद्धांतों को सीखना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें कोई नैतिकता नहीं है। तुम दूसरों की बात सुनना नहीं चाहती क्योंकि तुम बिल्कुल भी क्षमाशील नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी असलियत में नहीं जानती? तुमने मामा जी को पकड़वाया, ठीक है, फिर अपनी दादी को धमकाया और चुपके से अपनी चाची के बारे में चुगली की। इतने वर्षों में उन्होंने जो मेरे साथ किया है मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैंने उनके बारे में बताकर परिवार के लिए अच्छा काम किया है। ये कैसे गलत हुआ? ये गलत है क्योंकि तुम अभी नादान हो और अपने किए के परिणामों को नहीं समझती। तुम्हें तो लगता है सरकारी राजनीति एक बच्चों का खेल है। तुमने तो पूरे परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया। तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो। अगर मैं तुम्हें ठीक से नहीं सिखाऊंगी तो एक दिन ऐसा आएगा तुम ऐसी गलती करोगी जिससे परिवार को भुगतना होगा। यही बैठकर पढ़ाई करो। मरने के लिए छोड़ दिया और मैं कुछ ना करूं? अगर मैं इनकी मार सहूंगी तो मेरा मरना तो पक्का है। आप चाहती है मैं आपसे सीखूं, आपकी नाक बचाने के लिए और 10 साल तक सहती रहूं? अब तो कमरा चाची ने हथिया लिया है, तो आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? ये सही नहीं है। माँ का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। चाची उन्हें परेशान करे और वो चुप रहे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आंगन को देख रही हूँ जिसमें मैं जल्द ही रहने वाली हूँ। शाओशांग, ये मत समझो तुम्हारे माँ बाप लौट आए हैं तो तुम उन पे भरोसा कर सकती हो। तुम अपने बड़ों का मजाक कैसे उड़ा सकती हो? जरा अपनी माँ की तरफ देखो और खुद ही उनके बारे में सोच कर देखो, क्या वो तुम्हारे लिए खड़ी रहेंगी? चाची, लगता है आप मेरी माँ और मेरे बीच की कई बातें पहले से ही जानती हैं। बेशक, मैंने तुम दोनों पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा था। मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों माँ बेटी के मिलने के बाद आपस में कितना प्रेम हो सकता है। पर लगता है कि तुम दोनों माँ बेटी के बीच ज्यादा कुछ खास लगाव नहीं है। अब आप सब कुछ जानती ही हैं, तो मैं साफ साफ कहूंगी, क्या आप अभी मुख्य कमरे में रहना चाहती हैं? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या कह रही हैं आप? मेरी माँ अभी अभी युद्ध से लौटी है। आग का मुकाबला आग से करेंगी तो उन्हें कैसे हरा पाएंगी? लेकिन अगर चाची ने दादी को मनाने के लिए
बच्चे का बहाना बनाया तो अब किसे पता आपको भविष्य में बेटा होगा या नहीं। शाओशांग, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कितने दयालु हो जो मेरे साथ अपनी माँ के खिलाफ खड़ी हो? मुझे बेवकूफ बना रही हो ना? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आपने खुद देखा है, जब तक मेरी माँ दुखी है मैं बहुत खुश हूँ। चाची, काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। आप भी जल्दी सो जाइए। आप जानती है, मैं जानती हूँ। बदतमीज लड़की। चलो, कम से कम मेरा उसे पढ़ाना बेकार नहीं गया। आखिरकार मैंने जेठानी के लिए एक नेक बेटी को बड़ा किया है। माँ जी को मेरा प्रणाम। तुमने मुख्य कमरे की सफाई कर दी? माँ, जेठानी जी पहले ही कह चुकी हैं कि वो हमें परेशान नहीं करना चाहती। उन्हें पीछे के आंगन में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इतने सालों तक मुख्य कमरे में रुकी थी। अब खबर है घर के बेटे वापस आ रहे हैं, पर मेरे लिए इतनी जल्दी वहाँ से निकलना संभव नहीं होगा। उन्होंने विनम्रता से कहा और तुमने उस बात को मान लिया। बड़ा बेटा घर का मुखिया होता है, तुम मुख्य कमरे में रह रही हो और वहाँ से निकल नहीं रही। तुम चाहती हो कि लोग हम पर हंसे, हमारा मजाक उड़ाएं? ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। मैंने अमरदाता से पूछा, अमरदाता ने कहा कि मुख्य कमरा बच्चे करने के लिए सही है। जब जेठानी जी वहाँ रहती थी तो इनके कई सारे बच्चे हुए, 3 बेटे हुए इनको। तुम तो वहाँ इतने सालों से रह रही हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, ये सच है, मैं जेठानी की तरह गर्भ धारण नहीं कर सकती। माँ सुनिए ना, कृपया मेरे पति पर दया कीजिए। उनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो गई है, पर अब तक एक बेटा भी नहीं हुआ। जेठ जी के तो कई बेटे हैं, हालांकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जैसे बदकिस्मत लोगों के लिए माँ, हमें इस पर विश्वास तो करना पड़ेगा ही। बहुत सारे बेटे कहाँ हुए? बड़े बेटे को सिर्फ 3 बेटे हैं, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा हैं। हो सकता है अमरदाता की बात सच ना हो। अगर मैंने उस समय उन पर विश्वास ना किया होता तो मैं शाओशांग को यहाँ छोड़कर नहीं जाती। इतने वर्षों तक उसकी देखभाल किसी ने नहीं की। अमरदाता गलत कैसे हो सकते हैं? अमरदाता की वजह से ही मेरी तबीयत अब बेहतर है। बिल्कुल, मुझे लगता है अमरदाता सही कहते हैं। अगर मुख्य कमरा गर्भधारण के लिए सही है तो मुझे लगता है तुम्हें उसी कमरे में रहना चाहिए। जी माँ। माँ जी, क्या जब तक देवरानी को बेटा नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ से नहीं जाएगी? सही कहा, परिवार बढ़ाना महत्वपूर्ण है। माँ, आज मैं आपके सामने कसम खाती हूँ, जब तक मुझे बेटा पैदा नहीं होता मैं वहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जेठानी जी, आप जानती हैं कि सासू माँ का निर्णय कोई नहीं बदल सकता। बेटे को जन्म देना सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, पीछे वाले आंगन में रहने में आपको परेशानी होगी। देखना कहीं भविष्य में तुम्हें अपने फैसले पर पछताना ना पड़े। मैंने सुना था कि दूसरों से मुकाबला करना आपको बहुत पसंद है। आज मैंने देख भी लिया। स्त्री होने के नाते हमें कमजोर होने का दिखावा करना पड़ता है। अगर आपने शाओशांग को इस हद तक जोर न डाला होता तो वो मुख्य कमरे के लिए आपके खिलाफ लड़ने के लिए मेरे लिए योजना नहीं बनाती। इसका शाओशांग से क्या लेना देना है? शाओशांग उतनी चालाक नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें पर उसे चतुर नहीं बना पाएंगी। उसे स्वच्छंद जीने दीजिए। आपसे एक बात कहूँ, बेटे की परवरिश करना सैनिकों को संभालने जैसा नहीं होता। आप दबाव नहीं डाल सकती, योग्यता के अनुसार पढ़ाइए। यांग यांग को पढ़ना पसंद है, वो ग्रंथ पढ़ने में माहिर है। शाओशांग बहस करने में माहिर है। उसे स्त्रियों की दुनिया के तौर तरीके सिखाइए। खैर, शाओशांग मेरी अपनी बेटी तो नहीं है, तो फिर मैं क्यों उसकी चिंता कर रही हूँ? चिंता होकर भी मैं आपकी मतलब उसकी जन्मदात्री माँ की जगह नहीं ले सकती। आप ये क्या कर रही हैं? माँ ने मुझे लिखने की सजा दी है, मैं कलम बना रही हूँ।
ये बन जाए तो मैं 3 अक्षर साथ लिखूंगी। कमाल की चीज है ना। देखा? कोशिश करके देखो। मेरे पास एक और है। इससे तो 3 अक्षर लिखे जा सकते हैं। आप सच में कमाल हैं। मुझे डर है कि वो खुद का नुकसान न कर ले। क्या बात है, इतनी चौंक क्यों गई? तुम जाओ, मुझे शाओशंग से बात करनी है। जल्दी करो। जी। कल रात तुम अपनी चाची को मुख्य कमरे के बारे में कुछ सुझाव देने गई थी। हम नए घर जाने ही वाले हैं तो उन्हें यहाँ का मुख्य कमरा दे ही सकते हैं। लेकिन तुम्हें ये बात किसने बताई कि हम नए घर जाने वाले हैं? चाची ने मुख्य कमरे पर कब्जा किया, पर आपने उनका विरोध नहीं किया। मैं आपका स्वभाव जानती हूँ, आप समझौता नहीं करेंगी। मैंने अनुमान लगाया आप जानती है कि उस पर कब्जा करना बेकार है, इसलिए आपने उसे जाने दिया। बाबा ने चाचा वैन के साथ युद्ध में जीत हासिल की है, पर अभी भी उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। अगर गिनती करूँ तो वो दिन दूर नहीं है। तुम्हारी चाची और मुझ में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, ये हमारी समस्या है। तुम बीच में मत पड़ो। उनसे नफरत करने वाली आप अकेली नहीं हैं। उन्होंने मुझे तकलीफ दी, मेरा अपमान किया, आपने अनदेखा किया, पर मैंने उन्हें उनकी दवाई का स्वाद चखाया। तो इसमें गलत क्या किया? तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाए। तुम्हारी चाची ने तुम्हें पाल पोस कर बिगड़ेल बना दिया है। हम माँ बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाए। तुमने बीमारी का नाटक किया, बड़ों की चुगली की, मैंने जाने दिया। पर ये आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त कर रही हूँ। दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अपनी आदतों को सुधार लो। मुझे दो मुझे। दूसरी कहाँ है? अपनी पुस्तक पढ़ो। अपनी आदतें सुधारो, अपनी आदतें सुधारो। चैंग शी और शाओ सम्मान स्वीकार करें। सरदार चैंग शी के द्वारा राष्ट्र की समृद्धि में मदद करने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता को सराहा जाता है। उन्हें देश का स्तंभ माना जाता है। वो देशभक्त हैं और जीत कई बार हासिल की है। उन्हें चिलिंग क्षेत्र का सरदार घोषित किया जाता है और 500 घरों की जागीर दी जाएगी। ये सेवक इस आदेश का स्वीकार करता है। उठिए चिलिंग के सरदार। चिलिंग के सरदार, आपको बधाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आप देख रहे हैं ना, आपके पिताजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे बड़े बेटे ने कर दिखाया। पहले वो सेना में सरदार था और अब जागीरदार है। ये सच में कितनी खुशी की बात है। माँ, इसके अलावा भी इनाम मिले हैं। मैंने सुना है कि महामहिम ने आपको बहुत सारे खेत भी दिए हैं। बड़े भाई ने पूर्वजों को सम्मान दिया है। हम आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। आदेश सुन लिया है ना, तो कमरे में वापस क्यों नहीं जाते? अगर आपको ठंड लग गई तो माँ को फिर से चिंता होगी। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। ओह मेरे मंझले बेटे, क्या कहूँ। अगर तुम इन दोनों जैसे सफल होते तो मैं खुशी से अपनी आंखें बंद कर सकती थी। माँ, हम तीनों भाइयों में अगर किसी ने इस परिवार की सबसे ज्यादा फिक्र की है और इसे संभाला है तो वो हमारा मंझला भाई है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो सफल नहीं है? भाई, तुम्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है ना? इस बार महामहिम ने मुझे कई पुस्तकें भेंट दी हैं। तुम्हें जो पसंद हो वो पुस्तक तुम ले सकते हो। धन्यवाद बड़े भैया। बेटा, तुम्हारे मंझले भाई ने सारे कर्तव्य निभाए हैं, इसलिए तुमने उसे पुस्तकें दी। पर बेटा, मैंने तुम्हें चलना सिखाया और तुम्हें इतना काबिल बनाया है। क्या तुम अपनी माँ को कुछ इनाम नहीं दोगे? मैं अपनी माँ को कैसे भूल सकता हूँ? सभी सोना और कीमती चीजें मैं माँ को देता हूँ। मेरा बेटा, मेरा लाडला बेटा, जरा बताओ महाराज ने और क्या दिया है? तो बहुत है। उन सभी खजानों को ना मैंने कभी देखा था और ना ही पहले कभी उनके बारे में सुना था। जब वो उन्हें मेरे पास से ले जा रहे थे तो वे इतने ज्यादा थे कि मैं उन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं पाई। कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। मुझे वो सब अपनी आंखों से देखना है। ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि महाराज ने सरदार वैन को बहुत ही विशाल जागीर दी है। हाँ, वैन भैया ने कहा कि वो अभी जहाँ रह रहे हैं वो घर रहने के लिए हमें देंगे। माँ,
अब से आप बड़ी महोदया वैन के नए घर में रहेंगी। जॉन यी और मैं सरदार वैन के पुराने घर में रहेंगे। बहुत बढ़िया। अरे वाह, मैं पहले भी सरदार वैन की जागीर में गई थी। मुझे उनका घर बहुत पसंद आया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन हम भी वहाँ रहने जाएंगे। मंजली बहू को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा था ना, जब तक तुम बेटे को जन्म नहीं देती तब तक तुम मुख्य कक्ष में ही रहोगी। अब मुख्य कक्ष तुम्हारे लिए फायदेमंद है तो तुम्हें वहीं रहना चाहिए मरते दम तक। चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चाहो तो मंजला भाई भी हमारे साथ नए घर जाएगा, वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। माँ, अब आपको ही मेरे लिए फैसला लेना होगा। कैसा फैसला? तुम भी तो यही चाहती थी ना देवरानी। फैसला तो हो चुका है। अमरदाता ने तुम्हारे लिए फैसला ले लिया है। ये मत भूलो कि तुमने अमरदाता के सामने शपथ ली थी। मैंने सही कहा ना माँ जी? हाँ कहा था। किसलिए हाँ कहा था? चलो नहीं रुका जा रहा। खजाना देखने के लिए रुका नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कह रही हो। जाइए भाई, चलो पुस्तक देखो। चलो आपका बहुत बहुत हाँ चलो देखो, शायद तुम्हें कुछ पसंद आ जाए, मुझे बता देना। चलो चलकर महाराज ने नाम दिया है वो देखने चलिए हम के साथ लिए में कह रही चलते हो बहन। हैं। चलिए। चिंग शोशांग।